गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था और वायु प्रदूषण से संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जितनी भी बातें हो सकती हैं, सब हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के से संबंधित सरकार के क्या प्रयास हैं या गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकारी प्रयास। और इसमें भी सबसे पहला है वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम। तो सबसे पहले है क्या? वायु प्रदूषण और नियंत्रण, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम। तो वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम की अगर बात की जाए तो यह अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम आया था 1981 में। ठीक है, तो 1981 में यह अधिनियम आया था। बातें क्या कही गई इस अधिनियम में? तो वायु प्रदूषण और नियंत्रण जो अधिनियम है यह आया था वायु प्रदूषण से संबंधित, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए। तो अधिनियम आया था किस लिए? वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो अगली बात जो ध्यान रखने वाली है, क्या किया गया है कि राज्य और केंद्र, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को शक्तियां दी गई हैं। तो केंद्र साथ साथ राज्य दोनों को ही शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियम बना सकते हैं। अधिनियम और नियम और एक्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं? पॉलिटी में आप लोग पढ़ा होगा, मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को आता है ये चीजें। ठीक है, तो ध्यान रहे, वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार कोई भी इससे संबंधित रूल बना सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य कोई भी किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र अथवा हम कह सकते हैं कि प्रदूषित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और प्रदूषित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित किया जा सकता है अथवा औद्योगिक इकाइयों को बंद भी किया जा सकता है। ये दोनों ही शक्तियां प्रदान की गई हैं इस अधिनियम के तहत। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को अथवा किसी क्षेत्र को जहां पर वायु प्रदूषण से संबंधित अथवा प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं, उन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियम बना सकते हैं। साथ ही अगर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित है जिससे निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण फैल रहा है अथवा निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन्हें सीमित किया जा सकता है अथवा प्रदूषण के स्तर को सीमित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों के कार्य को सीमित किया जा सकता है। अथवा उन औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से बंद भी कराया जा सकता है अथवा अन्यत्र कहीं उन्हें स्थापित भी कराया जा सकता है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न बनाता है। हालांकि स्टेट पीसीएस में इतने डेप्थ में जाकर के प्रश्न तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। फिर और क्या ध्यान रखना है? अगर कोई इसका विरोध करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, तो मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो इतनी ही बात याद रहे तो बहुत बड़ी बात है कि वायु प्रदूषण और नियंत्रण से संबंधित जो अधिनियम आया था वो कब आया था? तो ध्यान रखिएगा 1981 में आया था। एक आध जो बातें मैंने बता दी उनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, साइड में चाहे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब जो दूसरी बात महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो पहला तो हो गया वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम, कब आया था इसकी डेट याद रखिएगा, 1981 में आया था। अब दूसरा है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स।
तो दूसरा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अप्रैल 2015 को पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया था, लॉन्च किया था। और कब किया था? तो 6 अप्रैल 2015, तो 6 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है। इस सूचकांक में, तो सूचकांक है, इंडेक्स है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स है तो पैमाने होंगे। तो इस सूचकांक में अलग अलग पैमाने निर्धारित किए गए हैं वायु प्रदूषण से संबंधित। कैसे पैमाने निर्धारित किए गए हैं? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के जो पैमाने हैं कैसे हैं? अगर मान लीजिए 0 से 50 तक, 0 से 50 तक का पैमाना जो है इसे माना जाता है अच्छा, गुड माना जाता है। तो इसे कहते हैं क्या? अच्छा है अथवा गुड है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए 51 से लेकर के 100 तक आए तो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक माना जाता है। क्या है ये? ये है संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ठीक। इसके बाद 100 से लेकर के, यानी 101 से लेकर के और 200 तक माना जाता है मॉडरेटली पोल्यूटेड है, अथवा हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से प्रदूषित है, सामान्य रूप से प्रदूषित है, ठीक है। इसके बाद 201 से 300 की अगर बात की जाए तो माना जाता है कि अब पुअर कंडीशन में है, खराब स्थिति में है। तो वायु प्रदूषण अब खराब स्थिति में है अथवा पुअर स्थिति में पहुंच चुका है। आगे अगर 301 से 400 से 400 तक इसका मान आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का कितना? 301 से लेकर के 400 तक। तो ये माना जाता है कि वेरी पुअर है, बहुत ज्यादा खराब है, तो इसे कहा जाता है बहुत खराब, ठीक है। अब अगर इसका मान आ जाए 401 से 500 तक, तब माना जाता है कि अब सीवियर कंडीशन में पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, सीवियर कंडीशन है अथवा गंभीर स्थिति का वायु प्रदूषण है, गंभीर स्थिति में, ठीक। इन्हें अलग अलग, ये जो मान है इन्हें अलग अलग पैमाने से, अलग अलग कलर में भी दिखाया जाता है, अलग अलग रंग से दिखाया जाता है। जैसे अगर 0 से 50 तक है, अच्छी स्थिति में है, तो इसे हरे रंग में दिखाया जाता है तो इसे दिखाया जाता है हरे रंग में, हरा रंग दिखाया जाता है। सेटिस्फैक्टरी है, इसे लाइट ग्रीन कलर में दिखाया जाता है, हल्का हरा रंग। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? हल्का हरा रंग, ध्यान रखिएगा। 101 से 200 मॉडरेट जो पोल्यूटेड है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पीला रंग, तो इसे दर्शाया जाता है पीला कलर, येलो कलर से, ठीक है। उसके बाद पुअर कंडीशन है, इसे दर्शाते हैं ऑरेंज से, ऑरेंज कलर से, ऑरेंज रंग से, ठीक। इसके बाद बहुत ज्यादा खराब कंडीशन है, वेरी पुअर है, इसे दिखाते हैं किससे?
लाल रंग से, और सीवियर को दर्शाते हैं गहरे लाल रंग से। ध्यान रखिएगा ये कलर इंपॉर्टेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो कलर्स हैं इनसे प्रश्न बन जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से क्या हैं सूचकांक हैं या कौन कौन से पैमाने हैं, पैमानों के साथ साथ किस पैमाने को किस कलर से दर्शाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। 0 से 50 तक की अगर बात की जाए तो 0 से 50 तक की स्थिति अच्छी मानी जाती है और अच्छी स्थिति को हरे रंग से दर्शाया जाता है। 51 से 100 तक की जो स्थिति है तो 51 से 100 तक की स्थिति को क्या माना जाता है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, और इसे दर्शाया जाता है हल्के हरे रंग से। 101 101 से 200 तक का जो स्थिति है तो माना जाता है कि सामान्य रूप से प्रदूषित है और इसे पीले रंग से दर्शाया जाता है। आगे 201 से 300 तक का इसे माना जाता है कि अब खराब स्थिति है, पुअर कंडीशन है, और इसे दर्शाते हैं ऑरेंज कलर से। 301 से 400 तक का मानते हैं कि अब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लाल रंग से दर्शाते हैं। और फिर आगे 500 तक, 401 से 500 तक यहां हम मानते हैं कि स्थिति कैसी है, सीवियर स्टेज है, गंभीर स्थिति है, और इस गंभीर स्थिति को गहरे लाल रंग से दर्शाया जाता है। अब ध्यान देने वाली जो बात है इंपॉर्टेंट वो क्या है, जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक बनाया गया है, वायु गुणवत्ता सूचकांक, इस वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। तो 8 ऐसे प्रदूषक हैं जिनको इस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में मॉनिटर किया जाता है। तो इनके नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने हैं, 8 प्रदूषक हैं। कौन कौन से हैं इनके नाम मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नाम ध्यान रखिएगा। इनके जो नाम हैं, सबसे पहला PM 2.5। PM 2.5 का मतलब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। हमने पार्टिकुलेट मैटर डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही है PM 10, ठीक। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो तीसरा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद होता है ओजोन, फिर होता है अमोनिया, अमोनिया और लेड, ठीक है। तो ओजोन, अमोनिया और लेड कितने हो गए, 2 और 3, 2 5, 5 3 8। तो नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में इन 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से कौन से शामिल हैं अथवा निम्न में से कौन से शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से प्रदूषक हैं, PM 2.5, PM 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड को सम्मिलित किया गया है। यहां पर ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सम्मिलित नहीं किया गया। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले और फंसाने के लिए दे दिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो गलती से मार नहीं देना है कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड दिया है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है तो वायु प्रदूषक के रूप में हो सकता है सम्मिलित किया हो, पता चले लगा कि आ जाए। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। तो पहला हमने देख लिया क्या, पहला जो बात थी वो है वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम था जो 1981 में आया था। जो दूसरी हमने बात डिस्कस कर ली, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की।
अब तीसरी बात हम लोग डिस्कस करते हैं, तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आया 2015 में। अब जनवरी 2019 की में, तो अब तीसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना है। जनवरी 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का नाम था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान रखें। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। और ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि शुरू कब किया गया। तो ये शुरू किया गया है जनवरी 2019 में। जनवरी 2019 में शुरू किया गया। किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। तो कार्यक्रम किसका है? तो ध्यान रखना है, यह कार्यक्रम है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का यह कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य भी ध्यान रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लक्ष्य है 2017 की तुलना में, क्या ध्यान रखना है? 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक। तो कब से? तो ध्यान रखिएगा, 2017 की तुलना में कब से? तो वर्ष 2024 तक क्या करना है? PM10 और PM 2.5 इसके उत्सर्जन में या इसकी सांद्रता में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2024 तक क्या करना है? PM 2.5 और PM10, ठीक है, इसकी सांद्रता में, कंसंट्रेशन में, इसकी सांद्रता में 20 से 30% तक की कटौती करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ चुका है, आगे भी प्रश्न इससे पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहली बात कब प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया। किसने प्रारंभ किया है? तो यह है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यक्रम। लक्ष्य क्या है? तो 2024 तक का टारगेट है। तो अगले बार के लिए तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये एग्जाम में के लिए। और लक्ष्य क्या है? ध्यान रहे, इसका लक्ष्य है वर्ष 2024 तक वर्ष 2017 के स्तर से किसे कम करना है? तो PM10 और PM 2.5 के सांद्रता में 20 से 30% की कटौती करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, 2017 के स्तर में कटौती करना है और टारगेट है 2024 तक का, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये था हमारा वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण से संबंधित बातों को हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लोग हेडिंग लगाइए जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं जल प्रदूषण। चलिए, तो बात करते हैं अब हम लोग वाटर पोल्यूशन की अथवा जल प्रदूषण की, ठीक है। तो जल प्रदूषण क्या संबंध, मतलब क्या है? तो आप जान रहे हैं, जल प्रदूषण का मतलब है जलीय निकायों में अवांछित तत्वों के प्रवेश कर जाने को। यानी कि जलीय निकायों में अवांछित तत्वों का प्रवेश ही जल प्रदूषण का
सूचक है या जल प्रदूषण कहलाता है। हम कह सकते हैं जब कभी जलीय निकायों में अवांछित तत्वों का प्रवेश होता है इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं अथवा सोर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? तो जल प्रदूषण के जो सोर्स हैं, स्रोत, वो 3 तरह से हो सकते हैं। जैविक हो सकते हैं, जैविक में क्या हो सकता है? तो जैविक में बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है ना, शैवाल हो सकता है। अनियंत्रित अगर शैवाल की भी वृद्धि हो जाए तो यह भी जल प्रदूषण का कार्य कर सकता है। जैविक कारक है जो जल प्रदूषण का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ रासायनिक। अब रासायनिक में क्या हो सकता है? तो जैवनाशक, अगर आपसे कहे कोई कि जैवनाशक है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल है, ये सब क्या है? कार्बनिक प्रदूषक हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, ये सब हैं कार्बनिक प्रदूषक। अगर फास्फेट प्रवेश कर जाए जलीय निकाय में, अगर नाइट्रेट प्रवेश कर जाए जलीय निकाय में, तभी प्रदूषण होगा। रासायनिक पदार्थ हैं। ऐसे ही क्या हो सकता है? ऐसे ही पारा प्रवेश कर जाए, ऐसे ही अगर कैडमियम प्रवेश कर जाए, ऐसे ही अगर क्या प्रवेश कर जाए? आर्सेनिक प्रवेश कर जाए, तो भी वाटर बॉडी या जलीय निकाय प्रदूषित हो सकता है। तो जैविक कारक हो गए, रासायनिक कारक हो गए। तीसरी तरफ से होते हैं भौतिक कारक। तो तीसरा है भौतिक, और भौतिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या होता है? उद्योगों आदि से अगर गर्म जल का प्रवाह हो जाए और गर्म जल किसी जलीय निकायों में प्रवेश कर जाए तो जलीय निकाय प्रदूषित हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो सकता है? उद्योगों आदि से निष्कासित गर्म जल। जब ये सब किसी जलीय निकाय में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसी स्थिति में जलीय निकाय प्रदूषित हो जाता है। और जलीय निकाय में, किसी भी जलीय निकाय में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा सोर्स जो है वो होता है सीवेज प्रदूषण, जिसे हम कह सकते हैं घरेलू अपशिष्ट का प्रदूषण सीवेज के माध्यम से होता है। तो मान लीजिए कि कोई क्या है? वाटर बॉडी है, कोई जलीय निकाय है। तो हमने मान लिया कि ये एक कोई जलीय निकाय है, ठीक। और इस जलीय निकाय में क्या हो रहा है? तो इस जलीय निकाय में कोई सीवेज है जो इस जलीय निकाय से कनेक्ट है, और सीवेज के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ लगातार इस जलीय निकाय में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो यह है क्या? सीवेज है कोई, और इस सीवेज के माध्यम से लगातार अपशिष्ट पदार्थ इस जलीय निकाय में प्रवेश कर रहे हैं। जलीय निकाय में जब अवसादों की मात्रा बढ़ेगी, अपशिष्ट पदार्थ आएंगे। क्या आ रहे हैं? तो आप कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं। अब जलीय निकाय में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुजीवी बैक्टीरिया, जिसे कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। वायुजीवी अथवा एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं।
इन एरोबिक बैक्टीरियाओं के द्वारा इस अपशिष्ट पदार्थ का विघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विघटन किया जाता है। और विघटन करने के कारण क्या होगा? जब ये एरोबिक बैक्टीरिया इन अपशिष्ट पदार्थों का विघटन करते रहते हैं और विघटन करने से जलीय निकाय स्वच्छ होता रहता है, जिसे कहते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ वाटर बॉडी। जलीय निकायों के स्वतः शोधन की प्रक्रिया कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में क्या है? वायुजीवी बैक्टीरिया इन अपशिष्ट पदार्थों का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, विघटन कर रहे हैं, और जलीय निकाय स्वतः रूप से क्या हो रहा है? स्वच्छ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं स्वतः शोधन की प्रक्रिया, सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी। अब अगर मान लीजिए कि जो सीवेज है, इस सीवेज के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ जो आ रहे हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश बढ़ जाए, अपशिष्ट पदार्थ का प्रवेश बढ़ जाए, तो जब कभी अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश जलीय निकाय में बढ़ जाएगा, तो अपशिष्ट पदार्थों के जलीय निकाय में प्रवेश बढ़ने के साथ साथ दो कार्य होने लगते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। इस बात को समझने से पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। कोई जलीय निकाय है, इस जलीय निकाय में जो जल में ऑक्सीजन की घुली मात्रा, जल में ऑक्सीजन की जो घुली मात्रा होती है, यही घुली हुई मात्रा से जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं, और इस जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा ही डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। पहली बात ध्यान रहे। अब दूसरी पॉइंट को समझते हैं। जो वाटर बॉडी का सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो रहा है, स्वतः शोधन हो रहा है, इस स्वतः शोधन का कार्य कर रहे हैं वायुजीवी बैक्टीरिया। और वायुजीवी बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, ऑक्सीजन की मांग करते हैं, और इनके द्वारा जो ऑक्सीजन की मांग की जा रही है, इस मांग को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे जैसे इनका काम बढ़ेगा, इनका काम कब बढ़ेगा? जब अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश ज्यादा बढ़ेगा, तो ये तेजी से काम करेंगे। तो तेजी से कार्य करने के लिए इनको अधिक संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो ये अपनी संख्या विस्तार करते हैं, एक और ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो जब ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे तो अपशिष्टों का विघटन तीव्र गति से करेंगे, और तीव्र गति से विघटन करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देंगे, जिसे हमने अभी क्या कहा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो जलीय निकाय में वायुजीवी बैक्टीरियाओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अथवा जैविक ऑक्सीजन की मांग है। क्या है ये? जैविक ऑक्सीजन मांग। ये दो बातें हमने अभी देख ली, ठीक। अब समझते हैं सारी प्रोसेस को, होता क्या है। तो देखिए, एक तरफ मैंने कहा कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है और जलीय निकाय स्वतः शुद्ध होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे जलीय निकाय में अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस प्रभावित होगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएंगे ये बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। दूसरी तरफ एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है इसके साथ साथ, तो दो प्रोसेस एक साथ पैरेलल चल रही हैं, समझना है इस बात को। दूसरी प्रोसेस ये शुरू हो जाती है कि जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, इस अपशिष्ट पदार्थों में फॉस्फेट होता है। क्या होता है?
ये है अपशिष्ट पदार्थ, और इस अपशिष्ट पदार्थ में होता है फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट किसके लिए? नील हरित शैवाल के लिए पोषक तत्व है। किसके लिए? तो आप ध्यान रहेगा, नील हरित शैवाल। इस नील हरित शैवाल के लिए ये क्या है? पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं। तो जैसे जैसे अपशिष्टों की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जलीय निकाय में कार्बनिक पदार्थों के रूप में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। और ये पोषक तत्व किसके हैं? तो नील हरित शैवाल के पोषक तत्व हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है सुपोषण अथवा यूट्रिफिकेशन। इसे कहा जाता है क्या? सुपोषण की प्रक्रिया। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। अब इस सुपोषण की प्रक्रिया में क्या हुआ? तो नील हरित शैवाल को बहुत अधिक मात्रा में पोषण मिल गया, इसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल गया। अब पर्याप्त मात्रा में पोषण मिला तो नील हरित शैवाल इस जलीय निकाय में तेजी से फैल गई। तो बहुत तीव्र गति से नील हरित शैवाल, जलकुंभी, ये सब इस जलीय निकाय में बहुत तेजी से फैल गई। आप लोगों ने देखा होगा आसपास गांव में या आसपास अपने जिस जगह पे रह रहे होंगे, तालाब वगैरह में कभी कभी आपने देखा होगा कि नील हरित शैवाल, जलकुंभी वगैरह पहले इक्का दुक्का दिखाई देती है और देखने में बड़ी प्यारी सी लगती है, फूल भी अच्छा होता है उसका, नीले कलर का। तो आपने देखा होगा कि इक्का दुक्का दिखाई देती है, लेकिन अगर इसको साफ ना किया जाए तो बहुत तीव्र गति से पूरे तालाब को ढक देती है। तो पहले जो खूबसूरत दिख रही थी, कुछ सालों के बाद, कुछ समय के पश्चात पूरे तालाब को ढक लेती है और पूरा तालाब अब पानी नहीं दिखाई देता, बल्कि ऊपर केवल शैवाल ही शैवाल दिखाई देती है। यही प्रोसेस हो रही है। अब क्यों? क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश लगातार जारी है और जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहे हैं, फॉस्फेट की मात्रा बढ़ रही है, पोषक तत्व नील हरित शैवाल के लिए बढ़ रहे हैं। यह सुपोषण की प्रक्रिया का हिस्सा है, सुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो नील हरित शैवाल बढ़ गई और नील हरित शैवाल ने इस पूरे जलीय निकाय को ढक लिया। अब पूरा जलीय निकाय ढक चुका है। दूसरी तरफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑलरेडी यहां पर ऑक्सीजन को कम कर चुके हैं, तो एरोबिक बैक्टीरियाओं ने ऑक्सीजन को कम कर दिया और नील हरित शैवाल ने इस पूरे जलीय निकाय को ढक लिया। अब जलीय निकाय को ढकने के कारण अंदर सूर्य का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि अब जलीय निकाय पूरी तरह से ढक चुका है। इसके कारण क्या होता है? अब ये जलीय निकाय पूरी तरह से प्रदूषित हो गया। तो अब ये क्या हो गया? जलीय निकाय प्रदूषित हो गया। और नील हरित शैवाल की जो ये अनियंत्रित मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इस नील हरित शैवाल की अनियंत्रित मात्रा में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि को एल्गी ब्लूम अथवा शैवाल उफान कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्या? शैवाल उफान अथवा एल्गी ब्लूम कहते हैं। ठीक है, तो एल्गी ब्लूम अथवा शैवाल उफान एक ही बात है। नील हरित शैवाल ने पूरे जलीय निकाय को ढक लिया है। अब पूरा जलीय निकाय पे नील हरित शैवाल छाई है। अब साथ साथ क्या हो रहा है? अंदर के जो जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो वनस्पतियां सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी, इन सब से इनकी मृत्यु होने लगती है। और जैसे जैसे इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के पश्चात ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ बनाते हैं जिसे स्टाइरीन कहा जाता है। तो जब जलीय जीवों की, अब यहां पर क्या हो गया? तो इस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर क्या है? सौर प्रकाश की कमी है। तो सौर प्रकाश, ऑक्सीजन, इन सब की कमी हो गई। इसके साथ साथ यहां पर अविघटित कार्बनिक पदार्थ हैं, तो इनके साथ साथ यहां पर अब क्या है? तो अविघटित
कार्बनिक पदार्थ। और ये अविघटित कार्बनिक पदार्थ क्यों हैं? तो आप कहेंगे सर अविघटित कार्बनिक पदार्थ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने तो पहले तेजी से काम किया होगा, ऑक्सीजन की डिमांड की होगी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया होगा विघटन की प्रक्रिया में। लेकिन अभी पदार्थों का प्रवेश जारी है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, इनकी मृत्यु होने लगी, इन्होंने अपने काम को कम कर दिया, इनका काम सीमित हो गया, तो अब कार्बनिक पदार्थ अविघटित रह गए। तो अविघटित कार्बनिक पदार्थ बढ़ चुके हैं, नील हरित शैवाल बहुत तेजी से छा गई है और अंदर ना तो ऑक्सीजन है ना ही सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। इन सब चीज मिलकर के, मृत पदार्थ मिलकर के स्टाइरिन नामक एक पदार्थ बनाते हैं और एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं। क्या नाम है इसका? स्टाइरिन। तो स्टाइरिन नामक एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं और पूरा जल क्या है? प्रदूषित हो जाता है। तो अब ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो गया। अब इस पानी का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो पानी पूरी तरह से पोल्यूटेड है, ठीक है, प्रदूषित जल है और प्रदूषित जल का इस्तेमाल करने से जो भी जीव जंतु अथवा इसका जल का इस्तेमाल करेंगे उनकी मृत्यु होगी और जलीय निकाय पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। तो इस प्रकार से कोई भी वाटर बॉडी अथवा जलीय निकाय सीवेज, घरेलू अपशिष्ट आदि के प्रवेश से प्रदूषित हो सकता है, ठीक है। यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, एल्गी ब्लूम क्या होता है, इन बातों को हमने समझ लिया। साथ साथ हमने समझा कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को ही डिसॉल्व ऑक्सीजन कहा जाता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में समझ लिया। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है कि जलीय निकाय में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए किसके द्वारा? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन की मांग या जैविक ऑक्सीजन की मांग ही क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अब इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि आपने जान लिया डीओ के बारे में, जान लिया डिसॉल्व ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, और आपने जान लिया बीओडी के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में जान लिया, ठीक है। तो जलीय निकाय में कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मांग ही क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि इस जलीय निकाय के जल का एक सैंपल लीजिए और यहां पर इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को माप करके पता लगा सकते हैं ना आप कि जलीय निकाय पोल्यूटेड है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा तो हम डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में पता लगा लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का पता लगा करके हम इस जलीय निकाय के प्रदूषण के स्तर का मापन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के लिए किया जाता है 20 डिग्री टेम्परेचर में 5 दिन तक ये प्रोसेस की जाती है और जलीय निकाय के प्रदूषण का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ तत्वों का या कोई ऐसी मेथड का इस्तेमाल किया जाए कि ये 5 दिन के बजाय कम समय में पता लग सके, तो इसके लिए किया जाता है प्रबल रासायनिक ऑक्सीकारक तत्वों का इस्तेमाल। तो हमने क्या किया, ये जो जलीय निकाय से हमने एक सैंपल लिया पानी का और पता लगाना है हमें पोल्यूशन का स्तर, तो ऐसे प्रबल ऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है या जिनके द्वारा ऑक्सीकरण की मांग के लिए या ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मांग की जाती है, उन तत्वों का इस्तेमाल करके जब हम क्या करते हैं, जलीय निकाय के प्रदूषण का पता लगाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अथवा सीओडी। तो सीओडी क्या है? जल के किसी नमूने में किसी प्रबल रासायनिक ऑक्सीकारक के द्वारा, जल के किसी नमूने में किसी प्रबल रासायनिक ऑक्सीकारक के द्वारा रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग ही क्या कहलाती है? रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कि जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए, क्या हो कि जल में
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए। तो अगर किसी जलीय निकाय में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो जलीय निकाय में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का दर भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अपघटन का दर भी बढ़ेगा। और ये अपघटन का कार्य कौन कर रहे हैं? सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन का दर बढ़ा दिया जाएगा। और ये काम कर रहा है कौन? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन का दर बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपघटन का दर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी। तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, इसका मतलब है क्या? कि बीओडी बढ़ रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ गया। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ेगा वैसे वैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? ऑक्सीजन का उपभोग बढ़ जाएगा और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व ऑक्सीजन के मध्य एक प्रकार का इनवर्स रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिसॉल्व ऑक्सीजन के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ठीक है, चलिए, तो ये था जलीय निकाय और जलीय निकाय में प्रदूषण की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए किसी स्रोत से गर्म जल का प्रवेश हो रहा है, तो गर्म जल का प्रवेश किसी औद्योगिक इकाई है, कोई औद्योगिक इकाई है, और कोई औद्योगिक इकाई के द्वारा किसी औद्योगिक इकाई के द्वारा गर्म जल को किसी जलीय निकाय में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे जैसे गर्म जल को किसी जलीय निकाय में छोड़ दिया जाएगा वैसे वैसे जल का तापमान बढ़ जाएगा। तो अगर कोई जलीय निकाय है और इस जलीय निकाय में क्या किया गया? गर्म जल का निस्तारण कर दिया गया। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि गर्म जल का निस्तारण कर दिया जाएगा। और अगर पानी का तापमान, जल का तापमान बढ़ जाता है, तो अगर जल का तापमान अधिक है तो मैं आपसे कहूं कि जल का तापमान अधिक होने से जल में ऑक्सीजन की मात्रा या जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो जल में कम हो जाती है, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी। तो जैसे जैसे गर्म जल का जलीय निकाय में निस्तारण होगा वैसे वैसे जलीय निकाय में डिसॉल्व ऑक्सीजन घटती चली जाएगी। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वैसे वैसे क्रमशः कम हो जाएगी। और जब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो गया। तो ध्यान रखना है, ठीक। तो जलीय निकाय में प्रदूषण से संबंधित जो बातें थी उनमें से क्या? सुपोषण, एल्गी ब्लूम के बाद डिसॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनके बारे में हमने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि अगर कुछ प्रदूषक तत्व जलीय निकाय में प्रवेश कर जाते हैं, उनके कारण या उनसे संबंधित
कौन सी डिजीज अथवा कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इस बात को जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लीजिए पीने के पानी में या जलीय निकाय में पारा का प्रवेश हो जाए, क्या हो जाए, पारा का प्रवेश हो जाए, पारा प्रवेश कर गया है जलीय निकाय में, तो इसके कारण से जो रोग होता है इसे कहते हैं मिनीमाटा रोग। तो इसे कहा जाता है क्या, मिनीमाटा रोग कहा जाता है। दरअसल सबसे पहले जापान के मिनीमाटा की खाड़ी में पारा युक्त जल के सेवन से मछलियां प्रभावित हुई और फिर मछलियों से मनुष्य में बहुत बुरी तरह से इसके प्रभाव देखे गए, इसलिए इस रोग को मिनीमाटा रोग कह दिया गया। कैसे, तो जापान की खाड़ी में पारा युक्त जल का निस्तारण किया गया और सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन के शरीर में पारे का कंसंट्रेशन बढ़ा। फाइटोप्लैंक्टन से ये आया जू प्लैंक्टन में, जू प्लैंक्टन से आया ये मछलियों में, और मछलियों से ये आया मनुष्य में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रॉपिक लेवल 1 यहां पर है ट्रॉपिक लेवल 2, यहां है ट्रॉपिक लेवल 3 और यहां है ट्रॉपिक लेवल 4, और मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा पारा के कंसंट्रेशन से, तो आप कहेंगे सर सबसे अधिक प्रभावित होगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ट्रॉपिक लेवल 4 में बैठा हुआ है। और जैसे जैसे इसमें इसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, इसका मतलब हम इसे क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर इसे कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। ये बायोमैग्निफिकेशन ही कहलाएगा ना। बायोमैग्निफिकेशन कहेंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन से ये जू प्लैंक्टन और मछलियों में पहुंच गया, पारा की मात्रा बढ़ गई और इन पारा युक्त मछलियों को खाने से, मनुष्य ने मछलियों को खाया, ये मिथाइल पारा में चेंज हुआ और अंततः मनुष्य में जाकर के इफेक्ट किया, और इससे क्या हुआ, जीभ, होठ, कान इत्यादि बुरी तरह से प्रभावित हो गए, और जो रोग हुआ इस रोग को कहा गया मिनीमाटा रोग। तो इस मुद्दे को ध्यान रखना है क्या, पारा युक्त जल का सेवन करने से मिनीमाटा रोग होता है, और प्रभावित सबसे ज्यादा कौन होगा, जो टॉपिक लेवल शीर्ष में बैठा हुआ होगा। यहां पर इस चेन में सबसे ऊपर बैठा है मनुष्य, तो मनुष्य सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया। ठीक, चलिए दूसरा है कैडमियम। तो पारा से मिनीमाटा रोग, और दूसरा हम बात करते हैं क्या, दूसरी बात करते हैं कैडमियम। तो कैडमियम युक्त जल का प्रयोग करने से इटाई नामक रोग होता है। कौन सा रोग है, इटाई, इसका भी नाम ध्यान रखना है, इटाई रोग क्यों होता है। अब तीसरी बात देख लेते हैं, तीसरा क्या बात है, तो तीसरा है नाइट्रेट। नाइट्रेट युक्त जल का सेवन करने से मिथेमेग्लोबिनेमिया अथवा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। क्या नाम है, मिथेमेग्लोबिनेमिया अथवा ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ठीक है, ऐसे ही आर्सेनिक है, तो यह भी ध्यान रखना है हमें आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक युक्त जल का प्रयोग करने से ब्लैक फुट सिंड्रोम, ब्लैक फुट सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक फुट सिंड्रोम, हाइपर केराटोसिस,
हाइपर केराटोसिस है, हाइपर केराटोसिस, डायरिया। तो ब्लैक फुट सिंड्रोम, हाइपर केराटोसिस और डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं आर्सेनिक युक्त जल का इस्तेमाल करने से। 4 हो गए, 5 में यहां लिख देता हूं। अगर पीने के पानी में मिला है फ्लोराइड, तो फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से फ्लोरेसिस नामक रोग हो सकता है। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है। फ्लोराइड युक्त जल का सेवन करने से टखने आगे की ओर मुड़ जाते हैं, जिसे नॉकनी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से एक होता है क्या? नॉकनी सिंड्रोम। ठीक है, नॉकनी सिंड्रोम। और फ्लोराइड की युक्त जल का सेवन करने से कुबड़ पीठ जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसका नाम ध्यान रखिएगा। सीसा युक्त, ऐसे सीसा युक्त जल का सेवन करने से एनीमिया हो सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, मसूड़ों आदि में स्वेलिंग आ जाती है। तो लिख लीजिएगा सीसा युक्त जल का प्रवेश। तो सीसा युक्त जल का सेवन करने से एनीमिया, मसूड़ों में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम वगैरह के बारे में। तो अभी हेडिंग लगाइएगा, जल प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकारी प्रयास। तो सबसे पहला है जल प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम की बात करते हैं। तो यह अधिनियम कब आया था? तो 1974 में आया था। सबसे पहली बात तो इसकी डेट ही याद रखिएगा कि 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम आया था। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि सितंबर 1974 में जब यह अधिनियम आया, उसके पश्चात, कब? सितंबर 1974 में सितंबर 1974 में क्या हुआ? सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी का गठन किया गया। ठीक है, तो सितंबर 1974 में क्या किया गया? तो सीपीसीबी का गठन किया गया। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया। तो सीपीसीबी के तहत कब? 1985 में। नेक्स्ट जो डेट याद रखनी है वो याद रखनी है 1985। और 1985 में क्या किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, तो इस समय किया गया केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया और गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। गंगा एक्शन प्लान, और गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया कब? 1986 से लेकर के 1993 तक चला गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो 1986 से प्रारंभ हुआ और 1993 तक चला।
आगे 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम कर दिया गया इसका नाम। तो कब, ध्यान रखिएगा, 1995 में नाम बदल दिया गया और कर दिया गया क्या, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया क्या, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर कर दिया गया क्या, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका नाम बदल दिया गया और कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक, गंगा प्राधिकरण के तहत गंगा नदी और गंगा नदी पर प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं बनाई जा रही थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत गंगा और गंगा नदी के अतिरिक्त अन्य प्रदूषित नदियों को भी शामिल कर लिया गया। तो अब इसमें क्या कर लिया गया कि इसमें कर दिया गया गंगा नदी के साथ साथ, गंगा नदी के साथ साथ अन्य प्रदूषित नदियों को भी शामिल किया गया। यमुना नदी भी आ गई, यमुना नदी को भी शामिल किया गया, गंडक और गोमती जैसी नदियों को भी इसमें अब शामिल कर लिया गया 1995 के बाद से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या किया, तो केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और इसकी शुरुआत की गई जून 2014 में। तो जून 2014 में जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया, इस कार्यक्रम का नाम था क्या, नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक, अब नमामि गंगे कार्यक्रम, पहली बात तो ये कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, तो ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। ठीक है, नदी संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रदूषण नियंत्रण, ये इसके लक्ष्य हैं। क्या क्या है लक्ष्य, तो लक्ष्य है नदी संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रदूषण नियंत्रण, लक्ष्य रखे गए इस कार्यक्रम के। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात की गई, नदी तटीय क्षेत्रों में वनीकरण की बात की गई, साथ साथ सिल्टेशन की समस्या के समाधान की बातें की गई। तो ये एक प्रकार का बहुउद्देशीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में नदी संरक्षण के साथ साथ नदी जीर्णोद्धार और नदी पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण से संबंधित समस्याओं के समाधान से संबंधित बातें इस अधिनियम, इस कार्यक्रम के तहत की गई। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक को विराम देंगे। चलिए, देखिए साउंड पोल्यूशन। तो किसी भी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि क्या है, जब इसकी तीव्रता अधिक हो जाए तो शोर कहेंगे, और एक प्रकार का शोर क्या है, प्रदूषण है। ध्वनि क्या है, तो ध्वनि एक प्रकार की तरंग है, और कैसी तरंग है, तो आप कह सकते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग अथवा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि है एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अनुदैर्ध्य तरंग इसका मतलब है कि ऐसी तरंगे हैं जिन तरंगों में
तरंग के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होती है। ये तरंगे ठोस, तरल अथवा गैसीय तीनों ही माध्यमों में संचरण कर सकती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो ध्वनि तरंग है इसकी जो तीव्रता है कितनी रहे, 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो या 20 हर्ट्ज से कम तक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इस तरंगों को या इस तीव्रता तक की तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते। दूसरी तरफ होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगे, इन्हें कहा जाता है ऑडिबल वेव। ये ऐसी तरंगे होती हैं जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं, तो इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, मनुष्य इन्हें सुन सकता है। तीसरी तरफ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक तीव्रता की तरंगे, इन्हें कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। इन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते, तो इन्हें भी नहीं सुन सकते और इसे भी नहीं सुन सकते। ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछ लेता है एक आध बार कि किस रेंज तक की तरंगों को मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की। तो किसी भी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अर्थात तरंगों के संचरण की दिशा कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होती है, और तरंगे ठोस, तरल अथवा गैसीय तीनों ही माध्यमों में गमन कर सकती हैं। जब ध्वनि की तीव्रता एक सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है जिसे शोर कहते हैं, और शोर क्या है, एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, तो जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इससे क्या हो सकता है, मनुष्य के कान अथवा जीव जंतुओं के कानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हार्मोन्स की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हरे वनस्पतियों को ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको, तो हरे वनस्पतियों को। ध्यान रखना है, हरे वनस्पति जो हैं इन्हें कहा जाता है ग्रीन मफलर। इस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कम करते हैं। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के कारण ग्रीन मफलर कहा जाता है। और मुख्य रूप से दो पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, नीम और अशोक के वृक्ष का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। तो ग्रीन मफलर के रूप में दो वृक्षों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, एक तो नीम और दूसरी तरफ अशोक का वृक्ष, इनका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अलग से कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि क्या किया गया 1987 में, तो डेट ध्यान रखिएगा कब, 1987 में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अलग से कोई अधिनियम नहीं है, बल्कि 1987 में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। तो अब ध्वनि प्रदूषण से संबंधित अगर कोई नियम वगैरह बनाए जाएंगे तो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो अधिनियम है उसके तहत ही नियम बनाए जाएंगे। और यह कब शामिल किया गया है, तो 1987 में संशोधन करके शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिनियम 1861, यह भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या है, तो ध्यान रखना है पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत जो सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास इस बात का अधिकार है कि त्योहारों आदि के समय गलियों में जो
ध्वनि प्रदूषण होता है या जो संगीत बजते हैं उनकी तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए कोई रूल लागू कर सकते हैं। तो यह अधिकार दिया गया है किसको? सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया गया है। किस अधिनियम के तहत? तो ध्यान रखना है, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये बातें थी। हमारा जो पार्ट सी था, पार्ट सी से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें थी सब हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के बाद लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा ओजोन डिप्लेशन और ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज। तो मिलते हैं कल, और कल हम लोग बायोडाइवर्सिटी पे बात करेंगे। थैंक यू।